मैं एमडी मुजम्मिल हुसैन और आप सबका स्वागत है द चैनल होलिस्टिक हीलर पे। आज इस सेशन में हम समझेंगे मैनुअल मसल टेस्टिंग। ये मैनुअल मसल टेस्टिंग होता क्या है? अगर वर्ड्स को ही हम एक्सप्लेन करेंगे तो मैनुअल हाथों के ज़रिए से मसल, जो हमारी मांसपेशियाँ, स्पेशली हमारी स्केलेटल मसल्स या वॉलेंट्री मसल्स टेस्टिंग, यानी उसके टेस्ट करना है। अब ये क्या हम इसके लिए क्या करते हैं, कैसे करते हैं, ये इस सेशन में हम सिर्फ इंट्रोडक्शन करेंगे। आगे के सेशन में हम ये पूरा डिस्क्राइब करके हम आपको आसान लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करेंगे। मसल टेस्टिंग इज यूज्ड in rehabilitation and recovery to evaluate contractile units including muscles and tendons and their ability to generate forces. When used as part of rehabilitation of muscle testing is an important evaluative tool to assess impairments and deficit in muscle performance, including strength, power, or endurance. Impairment in muscle function may result from a number of issues, including musculoskeletal injuries या musculoskeletal injuries, cardiovascular injuries, pulmonary और neuromuscular disease or disorders। यानी मैनुअल मसल टेस्टिंग क्या होता है? ये पुनर्वास के लिए और जो रिकवरी, यानी मसल्स की अगर इंजरी हुई है उसको रिकवर करने के लिए यूज किया जाता है। और इसमें बेसिकली हम डायग्नोस करते हैं कि मसल में कितना पावर है, कितना स्टेमिना है ना। ये हम मैनुअल मसल टेस्टिंग में समझते हैं। इंक्लूडिंग मसल एंड टेंडन्स, यानी मांसपेशियां और टेंडन्स। टेंडन्स आप सबको पता होगा, जो मसल्स और बोन्स को जोड़ते हैं, है ना। तो हम मसल्स और टेंडन्स को इनकी जो स्ट्रेंथ है ये हम मैनुअल मसल टेस्टिंग में समझते हैं, या इसको कुछ ग्रेडिंग्स होती है, ये हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। तो ये बेसिकली मैनुअल मसल टेस्टिंग कहलाता है। अगर पुनर्वास के हिसाब से हम समझें तो मसल टेस्टिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट डायग्नोस्टिक टूल है हमारे पास, जिससे हम एसेस इम्पेयरमेंट, यानी मसल्स की कमजोरी और मसल की जो परफॉर्मेंस है उसको हम जांच सकते हैं। इंक्लूडिंग स्ट्रेंथ, पावर एंड एंड्योरेंस, यानी स्ट्रेंथ, मजबूती दे सकते हैं, कितना स्ट्रांग है मसल, और स्टेमिना कितना है उसमें, है ना। अगर मसल्स में इम्पेयरमेंट हुई है तो उसमें बहुत सारे इश्यूज होते हैं, जैसे या तो मस्कुलोस्केलेटल इंजरी, यानी एक्सीडेंट होता है, या मसल्स वीकनेस के कारण से ये एमएमटी में वो चीज़ आ जाती है। कार्डियोवास्कुलर, यानी हार्ट से रिलेटेड, या तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है या ब्लड प्रेशर लो होता है। तो ये दोनों जो इम्बैलेंस होते हैं हमारे शरीर में हार्ट से रिलेटेड, तो उसमें भी मसल्स में कमजोरी आती है। क्योंकि आप सबको पता ही है कि हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है तो वो पूरे मसल्स के साथ साथ हमारे स्किन, पूरे एरिया को, पूरे ऑर्गन्स को, पूरे सिस्टम को, इनफैक्ट पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई के साथ साथ ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स और भी जो भी पोषक तत्व है वो पहुंचाते हैं, है ना। अगर हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में ही कुछ दिक्कत हो तो क्या हो सकता है, तो वहां पर वो मसल्स वीक हो सकती है, या फिर वहां पर जो डिब्रीज है या कोई वेस्ट प्रोडक्ट है वो बाहर वापस वेन्स के द्वारा से नहीं आ पा रहा है ना, या वो वहां पर स्टक हुआ है। तो यार ये बहुत सारे कॉजेस हैं जो मसल्स को वीक कर सकते हैं, और हम एमएमटी के जरिए से वो हम जान सकते हैं कि मसल कितनी कमजोर है और उसमें कितना पावर है ना। पल्मोनरी से रिलेटेड, यानी जो हमारा, जो मैंने अभी डिस्कस किया, ऑक्सीजन नहीं पहुंच रहा है या कार्बन डाइऑक्साइड हम मसल्स से नहीं निकाल पा रहे हैं, जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम के द्वारा से होता है, तो ये भी पल्मोनरी से रिलेटेड है ना। पल्मोनरी अच्छी तरह काम नहीं कर रहा तो मसल्स में वीकनेस आ सकती है। और न्यूरोमस्कुलर डिजीज और डिसऑर्डर्स, यानी न्यूरोमस्कुलर डिजीज जैसे कि हेमिप्लीजिया, पैराप्लीजिया
या टैप्स डॉर्सलिस, जितने भी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स है उनमें भी मसल्स में इम्पेयरमेंट हो सकता है। तो आइडेंटिफाइंग द मसल्स, मसल्स को सबसे पहले हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? सबसे पहले यही सिंपल सी बात है कि जो भी पेशेंट आएगा तो सिम्टम्स क्या आएंगे, या उस एक पार्ट या एक हाथ या एक पैर या दोनों हाथ दोनों पैर में वीकनेस हो सकती है, और फिर हम उसमें इवेलुएट करेंगे कि कौन से, जैसे अगर हमारे पास ह्यूमन एनाटॉमी के जो टर्मिनोलॉजी है अगर वो हमें अच्छी तरह समझ आ गई है तो हम क्या कर सकते हैं, हम बेसिकली क्या कर सकते हैं, वो मसल को इवेलुएट कर सकते हैं कौन सी मसल में कौन सा एक्शन इम्पेयर्ड है ना, और कितना है। तो बेसिकली हमें टर्म्स के बारे में अच्छी तरह से पूरा स्पेसिफिक जानकारी होनी चाहिए, साथ में हमें जो बोन्स एंड जॉइंट्स, लिगामेंट, टेंडन के बारे में भी अच्छी जांच होनी चाहिए, तभी हम एमएमटी को इवेलुएट, एमएमटी के जरिए से मसल्स की वीकनेस को इवेलुएट कर सकते हैं। तो इसमें क्या क्या हो सकता है अगर हमें ये आएगा तो इसमें हम थेराप्यूटिक एक्सरसाइज के बारे में भी बता सकते हैं। जब हमें एमएमटी समझ आ गया होगा तो हमें कौन सी मसल में दिक्कत है तो उस मसल की एक्सरसाइज कैसे हो सकती है ना, तो ये हम इसके बाद बता सकते हैं पेशेंट को। मैनुअल थेरेपी में हम जो जेएमएमटी हम करते हैं वो ब्रेसिंग करा सकते हैं, है ना। और फंक्शनल ब्रेसिंग क्या होता है, बेसिकली जैसे कि कुछ हाइपोट्यून मसल्स होती है जिसमें कि मसल्स का जो टोन है बहुत ही हल्का होता है, यानी वो अपने आप को संभाल नहीं पाता है जॉइंट्स को अच्छी तरह से, तो यानी एक साइड का मसल कमजोर होता है, दूसरा उसको खींचता है। बेसिकली फ्लेक्शन में ये अक्सर देखा गया है, जैसे प्लांटर फ्लेक्शन है या नी फ्लेक्शन है या एल्बो फ्लेक्शन है, इसमें हमारी जैसे बाइसेप्स है, हमारी जो क्वाड्रिसेप्स है या हमारी टिबियालिस एंटीरियर, तो ये मसल्स बेसिकली ज़्यादा इम्पेयर्ड हो जाती हैं, तो इसीलिए हमारे जो स्ट्रॉन्ग मसल है वो अपने को उस एरिया को अपनी तरफ खींचता है। ये तो एक रूल भी है कि जो स्ट्रॉन्ग है वो डोमिनेंस करने की कोशिश करता है ना, उसी तरह से हमारे शरीर में भी ऐसा ही होता है। तो थेराप्यूटिक एक्सरसाइज हम सिखा सकते हैं, ब्रेसिंग करा सकते हैं। तो ब्रेसिंग बेसिकली उस डिफॉर्मिटी को या जो होने वाली डिफॉर्मिटी को रोक सकता है, यानी जैसे कि ब्रेसिंग से क्या होता है, एक्सटेंशन में ही उसका हाथ रख सकते हैं ताकि वो जो डिफॉर्मिटी के चांसेस है वो कम हो जाए। और फंक्शनल मूवमेंट ट्रेनिंग, फंक्शनल मूवमेंट में जितने भी मूवमेंट्स होते हैं हमारे स्पेसिफिक जॉइंट में वो मूवमेंट कराना। तो मैनुअल मसल टेस्टिंग आप समझ गए होंगे। तो ये एक डायग्नोस्टिक टूल है, ये आप लोग एक मोटा मोटा समझ गए होंगे। एक मेथड है डायग्नोस टूल जिसको हम हाथों के जरिए से हम इसको इवेलुएट करते हैं। यूज्ड बाय फिजिकल थेरेपिस्ट, जो हम भी इसको जेएमएमटी थेरेपिस्ट भी इसको यूज करते हैं। कायरोप्रैक्टिशन यानी जो एक्यूप्रेशर जानकार है, शियात्सु जिसे जो शियात्सु करते हैं, एक्यूप्रेशर करते हैं, सुजो करते हैं, तो ये सारे के सारे इसमें आ जाते हैं, तो ये भी एमएमटी करते हैं। फिजियोलॉजिकल रिसर्चर्स यानी जो फिजियोलॉजी में रिसर्च करते हैं वो भी इसको इवेलुएट करते हैं। एंड कंसर्न विद अदर एस्टेब्लिशिंग इफेक्ट ट्रीटमेंट एंड ट्रैकिंग प्रोग्रेस, यानी कि ट्रीटमेंट तभी हम कर सकते हैं जब हमें पता होगा कि क्या दिक्कत है ना, तो कितनी दिक्कत है, तो ये हमें एमएमटी से पता चलता है। थ्रू आउट द स्पेसिफिक रेजिम, है ना, तो पूरे के पूरे जो ट्रीटमेंट का टाइम लगता है उससे पहले अगर हमें पता हो कि क्या करना है, कैसे करना है और कितना करना है, तो ये हमें एमएमटी से भी बहुत आइडिया मिलता है। अगर एमएमटी के बारे में इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड छोटा करके मैं बताता हूँ कि उस तरह से देखें तो ये काफ़ी पुराना है, इसका जो हिस्ट्री है इसमें बहुत ज़्यादा अपडेट होते आए हैं, है ना। तो पहले क्या होता था, ग्रेविटी के हिसाब से मसल की जो स्पाइनल इंजरीज होती थी उसको देखा जाता था। तो 19वीं सदी में ये फॉलो करते थे कि ग्रेविटी क्योंकि अपनी तरफ नीचे की तरफ खींचती है, तो अगर ऊपर की तरफ उसको जॉइंट को मूवमेंट कराते थे तो वो पता चलता था कि मसल में कितनी स्ट्रेंथ है ना।
मॉडर्न मेथड में स्पेसिफिक प्रोसीजर्स, स्टैंडर्ड एक्सेप्टेड प्रोसीजर्स एंड ग्रेडिंग सिस्टम, जो जिससे पता चलता है ना। ग्रेडिंग सिस्टम में क्या सिंपल होता है कि जैसे हम किसी को बोलते हैं कि मल्टी चॉइस क्वेश्चंस हैं, अगर आपको 10 में से 10 आएंगे तो पूरा 100%, 10 में से 5 आएंगे तो 50%। उसी तरह से ग्रेडिंग सिस्टम में क्या क्या रहता है कि ये मसल में कितनी एनर्जी, तो ये एक लेमैन को भी समझ आ सकता है ना। अगर किसी को बोलेंगे कि यार इसमें ना 10 में से 5 के बराबर इसकी मसल की स्ट्रेंथ है, तो ये पता चलेगा 50-50 है ना। इसका यानी 10 में से 6 है, 10 में से 7 है, तो ये एक मोटा तरीके से हमें पता चलेगा। इससे क्या होगा कि जो फिजियोलॉजिस्ट होते हैं या फिजिशियंस होते हैं उनको एक आइडिया मिलेगा कि आगे क्या हमें स्ट्रैटेजी अपनानी है। मसल टेस्टिंग कैन बी परफॉर्म्ड यूजिंग मैनुअल स्ट्रेंथ, ठीक है ना। मैनुअल स्ट्रेंथ में हम आइसोमेट्रिक से भी क्लियर कर लेते हैं पेशेंट को, है ना, मसल्स की वीकनेस या मसल्स की स्ट्रेंथ देखते हैं। फंक्शनल टेस्ट में यानी वही कि हम उनके एक्टिव मूवमेंट्स करा सकते हैं। एंड डायनोमोमेट्री एक तरीके का डिवाइस है जिससे हम मैनुअल मसल टेस्टिंग कराते हैं, है ना। लेकिन अक्सर ये जो होते हैं ये डिजिटल होते हैं, बहुत कॉस्टली भी होते हैं, और आमतौर पर जो एक लोकल क्लिनिकल सेटअप में होता है वो MMT हम हाथों के जरिए से करते हैं। तो मैनुअल मसल टेस्टिंग इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर्म ऑफ मैनुअल टेस्ट बाय द प्रैक्टिशनर्स। विद मैनुअल मसल टेस्टिंग द पेशेंट इज इंस्ट्रक्टेड to hold the corresponding limb or appropriate body part to be tested। यानी इसमें क्या होता है मैनुअल मसल टेस्टिंग में, एक तो पेशेंट को इंस्ट्रक्ट किया जाता है कि कौन से आपको पोजीशन में रहना है, और उस पोजीशन में हम मसल्स को ऑर्डर करते कि मसल्स को मोड़िए, जॉइंट को मोड़िए, जॉइंट को सीधा कीजिए, और साथ में रेजिस्टेंस देते हैं, है ना। इस हिसाब से हमें एक आइडिया आ जाता है मसल में कितनी स्ट्रेंथ है। एट द एंड ऑफ इट्स अवेलेबल रेंज, है ना, जितनी रेंज है उस रेंज में हम मसल्स की स्ट्रेंथ देखते हैं, है ना। उसके ज्यादा तो अगर होगा तो पेन होगा, तो जितनी भी है उस रेंज में हम मसल्स की स्ट्रेंथ देखते हैं। वाइल द प्रैक्टिशनर अपोजिंग द मैनुअल रेजिस्टेंस, ठीक है ना। लास्ट में जैसे मूवमेंट करते हैं साथ में उसको एक मैनुअल रेजिस्टेंस देते हैं। तो इसका मतलब है कि मैनुअल मसल टेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारी थेरेपी प्रोसीजर का। तो इसमें क्या है, एग्जामिनेशन होता है, एग्जामिनेशन ही तो करते हैं ना मसल्स को, ठीक है ना। ग्रेडिंग सिस्टम है एक, और स्ट्रेंथ हम ग्रेडिंग के हिसाब से ही बताते हैं। तो ये एक स्किल है टू परफॉर्म एप्रोप्रिएट कैन प्रोवाइड द रिहैबिलिटेशन प्रैक्टिशनर नेसेसरी इंफॉर्मेशन विच can assist him or her in planning appropriate intervention, modification or treatment। यानी इससे ट्रीटमेंट में हमें आसानी होती है, मॉडिफिकेशन क्या चेंजेस करनी होते हैं। There are specific protocol when using MMT to ensure accurate result, ठीक है ना। बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे गाइडलाइंस होते हैं MMT करने के लिए। तो ये जो आगे वाला जो टॉपिक है वो हम आगे वाले सेशन में डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली जो मैनुअल मसल टेस्टिंग का हमने इंट्रोडक्शन समझा, इसके जो हम इंडिकेशंस समझ गए कि क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, ये कैसे करते हैं, आगे चल के हम समझेंगे इसकी ग्रेडिंग क्या होती है ना। तो जो प्रोटोकॉल है, स्पेसिफिक प्रोटोकॉल कैसे करते हैं, ये आगे वाले सेशन में समझेंगे। तो उम्मीद है कि ये सेशन मैंने कोशिश किया थोड़ा सा आसान बनाने का, तो आप समझ गए होंगे। तो आगे वाले सेशंस में ये हम आगे बढ़ाएंगे इस टॉपिक को। तब तक के लिए गुड बाय।